रवि, क्योंकि दो शिक्षक लोग मेरे साथ थे। मुझे ये बताइए प्रोफेसर रविकांत, ये मोहन भागवत साहब को एकदम से दलित प्रेम जागृत हो गया, बैकवर्ड का प्रेम। अब वो कह रहे हैं कि 200 साल तक आरक्षण मिलना चाहिए। फिर आज ही प्रियंक खड़गे ने बहुत साफ कहा है, उन्होंने कहा कि हम लोगों ने 2000 साल तक इनके ऊपर अत्याचार किया। तो कह रहे हैं वो हम जब कर रहे हैं तो अपने आप ही ये तो सेल्फ डिक्लेरेशन है ना कि हम कौन है। तो इसपे ये क्या केवल आप सबको इतना उल्लू समझते हैं कि अभी 2 साल पहले कह रहे थे, 4 साल पहले कह रहे थे कि आरक्षण खत्म हो जाना चाहिए। हर जगह इनके डिस्कोर्स में रहता है कि आरक्षण मेरिट को स्पॉइल करता है कहीं पे, और एकदम से इनको आरक्षण 200 साल तक रहना चाहिए। ये क्या सबके पास से समझे कि कुछ भी बुद्धि नहीं है किसी के पास? प्रोफेसर रविकांत। थैंक यू सिंह साहब। आपको याद होगा बखूबी के डॉक्टर लोहिया से लेकर के तमाम समाजवादी और गांधीवादी इस बात को कहते रहे हैं कि आरएसएस के कई मुंह हैं, अभी वो क्या बोल रहे हैं, कल क्या बोलेंगे, परसों क्या कहेंगे, इसे कोई नहीं जानता। एक अच्छी बात यह है कि उनके जो सपोर्टर हैं वो हमेशा इस बात को जानते हैं कि हमारा उद्देश्य क्या है और जो भी कहा जा रहा है वो क्यों कहा जा रहा है। ये जो बयान है वो दरअसल आने वाले चुनाव के मद्देनजर है। पिछले 10 साल में आदिवासियों के मुंह पर पेशाब की गई, दलितों को घोड़ी से उतारा गया, उनको पेशाब पिलाया गया, उन्हें सरेआम पीटा गया, कहीं रेप हुए, और उत्तर प्रदेश का अगर हम आंकड़ा लें तो 150% अपराध बढ़े हैं दलितों पर, और पूरे देश में भी करीब करीब यही आंकड़ा है। और ये तब है जब रिपोर्ट नहीं हो रही है, ये मामले रिपोर्ट नहीं हो रहे हैं, मैं तब की बात कर रहा हूं। उस वजह से जो दलित, आदिवासी और अति पिछड़ा है वो उसका सम्मान, उसका स्वाभिमान और उसको शारीरिक जो प्रताड़ना झेलनी पड़ रही है उसकी वजह से वो अब इस सरकार से पिंड छुड़ाना चाहता है। और मैंने अति पिछड़ा का जिक्र इसलिए किया कि ये कोर वोटर है बीजेपी का, आज की तारीख में बना हुआ था। पिछले 3-4 चुनाव में उत्तर प्रदेश में तो खास करके जहां मैं बैठा हूं, जहां आप हैं और देख रहे हैं, अति पिछड़ा और नॉन जाटा दलित ने बीजेपी को भरपूर वोट दिया। और मैं जिस बात को कहता रहा हूं, फिर जोर दे करके कह रहा हूं कि इसने हिंदुत्व के आधार पर बीजेपी को वोट नहीं किया। जो लोग ये समझते हैं कि हिंदुत्व इतना ताकतवर हो गया है कि अति पिछड़ा और दलित जो है वो इस वजह से वोट कर रहा है, तो ये नहीं है। कुछ अपवाद अगर हम छोड़ दें तो वो दूसरी कई वजह हैं, उस पर हम लोग बात करते रहे। लेकिन अब जब आपने आरक्षण को बेमानी बना दिया, लेटरल एंट्री आपने उधर शुरू कर दी और इधर पीएसयूज खत्म कर दिए, सरकारी नौकरियां खत्म करके आप ठेके पर लेकर के आए, तो कहां आरक्षण रह गया? तो अब बहुत आसान है ये बोलना कि साहब आरक्षण तो चलता रहेगा और अगर 200 साल चलता है तो भी चलेगा। लेकिन मोहन भागवत अगर ईमानदार होते, हालांकि वो कभी हो भी नहीं सकते, मैं उनसे अगर ये उम्मीद लगाऊं तो मैं बेवकूफ। अगर वो ये कहते कि साहब निजी क्षेत्र में आरक्षण होगा, जुडिशरी में आरक्षण होगा, और सबसे बड़ा तो ये कि सरसंघ चालक कोई दलित होगा, अरे वो तो छोड़ दीजिए, वहां एक के अलावा दूसरा कोई ठाकुर भी नहीं हुआ, रज्जू भैया को छोड़ करके। वही फेरिस्ट है ब्राह्मणों वाली, और उसमें भी मोस्टली वही पेशवाई ब्राह्मण है। वो ब्राह्मण इधर उड़ीसा और बिहार, उत्तर प्रदेश वाले भी नहीं है। तो जिसकी हायरार्की इतनी मजबूत हो, जिसकी सोच इतनी संकीर्ण हो, वो अचानक ये कहने लगे, तो इसको मैं उस कहानी के रूप में देखता हूं कि शेर आकर के बकरी से पूछने लगे कि मांस खाओगी। ये वही उदाहरण है कि साहब हम आरक्षण देते रहेंगे तो
पहली बात तो ये कि आप हैं कौन? किसी संवैधानिक पद पर हैं क्या मोहन भागवत? और दलितों के ठेकेदार हैं क्या, या कब उनको ये ठेका मिला? उस पर तो बहस करना ही और हम लोगों की मजबूरी है कि उस पर बात करते हैं। लेकिन जिस तरह से बिना किसी संवैधानिक पद से मोहन भागवत जो हो गए हैं, तो वो पूरे देश को चला रहे हैं, जैसे चाहे उस व्यवस्था को चला रहे हैं। कभी वो कहते हैं कि ये जो मैरिज है वो कॉन्ट्रैक्ट है, स्त्री को खाने पीने के लिए पति देता है तो उसकी सेवा न करे तो घर से निकाल दो। ये उनका कॉन्सेप्ट है, अपनी सोच है। तो ये जो हिंदुत्व है और हिंदुत्ववादी हैं, वो दरअसल पितृसत्तात्मक भी है, वर्णवादी भी है और असमानता को हमेशा शिरोधार्य करने वाले हैं। ये एक गांव में मुहावरा चलता है कि ये गरम तवे पर भी बैठ जाएं तो भी मैं स्वीकार नहीं करूंगा कि साहब हम वर्ण व्यवस्था को छोड़ रहे हैं। ये हो ही नहीं सकता, क्योंकि बुनियाद ही उसकी वही है। तो वो जो 100-200 जो जवाने हैं, जो मुंह हैं, उनसे वो अलग अलग बातें करते रहते हैं केवल लोगों को भरमाने के लिए। लेकिन अब तो जो सफर है ना लोकतंत्र का, वो 60, 70, 75 साल का हो गया, और उसमें जो मिडिल क्लास उभरा है, चाहे वो दलित हो, चाहे पिछड़ा हो या आदिवासी हो, वो आरएसएस की इस पूरे मानसिकता को बखूबी समझने लगा और इसीलिए वो सबसे मजबूती के साथ लड़ रहा है, सामने लड़ रहा है। हिंदुत्व के सामने अगर कोई डट करके खड़ा हुआ है और छाती तान करके खड़ा हुआ है तो वो अंबेडकरवाद, वो लड़ने और मरने के लिए तैयार है। मैं उसकी बात करूं, ऐसा नहीं है कि और विचारधाराएं नहीं लड़ रही, लेकिन जो मरने के लिए तैयार है वो अंबेडकराइट है। उससे घबराहट है आरएसएस के भीतर भी कि अगर ये वोटर खिसक गया तो हमारे पास जमीन कितनी है, 10% से ज्यादा नहीं है, फिर हमारा क्या होगा? इसलिए वो मरहम लगाते रहना, वो जख्म भी देना, चोट भी देना और फिर थोड़ा सा मरहम लगा के चलना, ये उस आरएसएस की पूरी मानसिकता है। सामाजिक न्याय और न्याय जैसा शब्द है ही नहीं वहां, सामाजिक न्याय तो छोड़ दीजिए। तो इसलिए मुझे तो शक ही नहीं, पूरा विश्वास है कि जो वो कह रहे हैं वो तो कभी नहीं हो सकता उनके अनुसार, वो कभी चाहते ही नहीं। जी, तो जी, इसलिए जी। आवाजें जो आ रही हैं, वो आवाजें और अभी कर्कश भी होंगी, वो तेज भी होंगी। वो दक्षिण भारत से आ रही हैं और अगर बदलाव नहीं होता है तो फिर जो होगा सो देखा जाएगा। ये लोग उसके लिए तैयार हो रहे हैं और इसलिए मैं कह रहा हूं कि वो आवाजें और ज्यादा बुलंद होंगी और ज्यादा मजबूत होंगी और आरएसएस उसी से छिपने की कोशिश कर रहा है, जी, उसी जी, से बचने की कोशिश कर रहा है। जी। तो मैं प्रोफेसर रविकांत एक दो चीजें आपसे पूछ लूं। एक तो मैं ये बता दूं, जो नेहरू जी कह रहे हैं, पुलिस का एक अजीब सा रोल हो गया। हम लोग के दफ्तर के नीचे अभी पता नहीं 4-5 दिन पहले जब आए तो बहुत पुलिस थी, मतलब ऑफिस के बाहर पुलिस के एक करीब 100। तो आज हिंदुस्तान में अगर आप पुलिस बहुत देखें तो आप सुरक्षा की भावना नहीं होती, आपको असुरक्षा की भावना आती है। भैया क्या हो गया, मतलब कहीं कुछ, हम ईमानदारी से बता रहे हैं, आप एवरेज इंडियन से पूछ लीजिए, ज्यादा पुलिस देखता है तो उसको लगता है ये वो असुरक्षित है, वो सुरक्षित नहीं है। ये हमने इस अपने पुलिस का इस तरह का रोल कर दिया है। मैं प्रोफेसर रविकांत, एक क्योंकि एक बहस इस पे भी चलती रहती है, मैं उसको देखता रहता हूं। कुछ लोगों का ये मानना है कि साहब ये एपीएल और बीपीएल लोगों का आरक्षण होना चाहिए, गरीब तो गरीब होता है उसमें। एक बड़ा अच्छा मेरे किसी दर्शक ने कहा, उनका कहना है कि आरक्षण गरीबी हटाओ स्कीम नहीं है। मतलब मुझे लगता है इससे ज्यादा एप्ट कोई बात नहीं हो सकती थी। आरक्षण गरीबी हटाने का जरिया नहीं है। आरक्षण उस सामाजिक व्यवस्था में जहां पे ऊंच नीच दल में छुआछूत की बात है, वो उस गैप को ब्रिज करने का है। वो जो गरीबी है उसको दूर करने के दूसरे इंस्ट्रूमेंट्स हैं। मैं थोड़ा इस पे आपसे एक चीज समझना चाहूंगा, क्योंकि मैं सिर्फ एक चीज ये कहूंगा। यहाँ पे मध्य प्रदेश में जगह बोलो सागर है शायद,
हर जगह मंदिर बन रहा है, लोग बन रहे हैं। वो एक नया शिवराज सिंह चौहान ने पकड़ा है, वो यहाँ पे कॉरिडोर, यूपी में कॉरिडोर बन रहा है, वहां वो लोग कर दे रहे हैं, महामृत्युंजय लोग, फलाना लोग। तो वो एक कोई लोग बना रहे हैं सागर में। तो वहां खड़गे जी ने जाके मीटिंग की और उन्होंने कहा कि अगर जिस दिन यहाँ अगर हमारी सरकार आएगी तो हम जो जिस भी नाम का हो, किसी दलित बड़े उसका नाम ले रहे थे, उसके नाम से विश्वविद्यालय की स्थापना करेंगे, हम ये कोई मंदिर अंदर नहीं बनाएंगे। तो मुझे लगता है कि इससे ज्यादा एप्ट रिप्लाई नहीं हो सकता है। तो मैं एक तो थोड़ा ये कि ये गरीबी हटाओ स्कीम नहीं है, ये सामाजिक भेदभाव को दूर करने की बात है। इस पर थोड़ी सी एक टिप्पणी आपकी चाहूंगा। जी, जो खड़गे साहब ने कहा था, उन्होंने कहा था कि रैदास के नाम पर हम विश्वविद्यालय बनाएंगे। और ये बाबा साहब के तो मूल चिंता और मूल उनका उपदेश यही था कि शिक्षा वो शेरनी का दूध है, जो पीता है वो दहाड़ता है। जो वंचित तबका है उसका कल्याण, उसका सशक्तिकरण या उसका उत्थान केवल एजुकेशन के जरिए हो सकता है। इससे बड़ा और कोई माध्यम नहीं है। और इसीलिए वो जो बहुजन तबका है उसने सबसे ज्यादा जोर एजुकेशन पर दिया और सरकारी नौकरियों पर दिया। सरकारी नौकरियों पर इसलिए कि जो रिजर्वेशन की बात होती है, लोगों को लगता है कि साहब इससे गरीबी दूर की जाएगी। और बिल्कुल सही लिखा, मैं इस बात को, बहुत सारे लोग इसको कहते रहे, ये गरीबी उन्मूलन कार्यक्रम नहीं है, ये प्रतिनिधित्व का सवाल है डेमोक्रेसी में, कि हमारी भागीदारी होगी या नहीं होगी, चाहे वो क्लास 1 के ऑफिसर्स हो या क्लास 4 के हो, राजनीति हो या कोई और दूसरा क्षेत्र हो, उसमें हमारा प्रतिनिधित्व होना चाहिए। और ये कई बार होता है जाने अनजाने में, मैं ये छूट देता हूं, जाने अनजाने में कई बार ये होता है कि हम किसी समाज के कंसर्न को उतनी बारीकी से नहीं समझ पाते हैं और कई बार हम चाहते हुए भी न्याय नहीं कर पाते। ये होता है, इसमें कोई दो राय नहीं। तो मैं उन लोगों की बात कर रहा हूं जो बहुत प्रोग्रेसिव हैं और अंदर से ईमानदार हैं, जो चाहते हैं, लेकिन वो उन कंसर्न को नहीं समझ पाते, उन समस्याओं को नहीं समझ पाते। इसीलिए उसके साथ ये होता है कि साहब एक प्रतिनिधि होना चाहिए, 2 प्रतिनिधि होने चाहिए, एक संख्या में प्रतिनिधि होने चाहिए, ताकि वो अब आप सोचिए कि जब संविधान बनाने की बारी आई, और वो लंबी कहानी है, मैं उसकी जिक्र नहीं करूंगा। नेहरू और पटेल साहब चाहते थे कि हम कहीं यूरोप से किसी विद्वान को हायर कर लें। गांधी जी ने कहा कि एक ऐसा विद्वान हमारे बीच में मौजूद है, आप डॉक्टर अंबेडकर से बात कीजिए और उनको संविधान सभा में ले आइए। तो सिर्फ ये नहीं था कि डॉक्टर अंबेडकर विद्वान है, विद्वान तो उसमें कानून के ज्ञाता और भी लोग थे, लेकिन वो व्यक्ति है जो उस समाज से आ रहा है, जिसने उस दर्द को जाना है और वो ज्यादा बारीकी से चीजों को समझते हुए उन समुदायों के साथ न्याय करेगा। वो गांधी जी ने न्याय की गारंटी की डॉक्टर अंबेडकर को ला करके। आजकल गारंटी शब्द पर बहुत जोर दिया जा रहा है, इसलिए मैं कह रहा हूं। तो वो प्रतिनिधित्व का सवाल है। ये आरक्षण न तो कोई गरीबी उन्मूलन कार्यक्रम है और न लाइन में लगा करके वो भूजा बांटा जा रहा है, ये वो नहीं है। तो एक तो ये बात बहुत क्लियर, और लोगों को इस बात को समझ लेना चाहिए। रही बात मेरिट का सवाल, कई बार आता है, ईडब्ल्यूएस जब से हुआ है, आप अगर मेरिट उठा करके देखिए इस समय की, तो वो एसटी से भी नीचे जा रही है कई जगह। अब नहीं मेरिट उससे प्रभावित हो रही है। अब किसी ने विरोध किया क्या? प्रोफेसर पुनियानी जी ने जिस बात को कहा कि मेरिट तो तब आती है जब अवसर मिलता है। डॉक्टर अंबेडकर भारत में पढ़ते हुए 3rd डिवीजन पास हुए थे और ये फैक्ट है। हालांकि अरुण शौरी ने तो जिस ढंग से लिखा कि 3rd डिवीजनर थे, लेकिन वही व्यक्ति जब यूरोप के और अमेरिका के विश्वविद्यालयों में पढ़ता है, उसे अवसर मिलता है पढ़ने का, तो वो सिंबल ऑफ नॉलेज होता है। डॉक्टर अंबेडकर तो वही थे जो यहां पढ़ रहे थे और कोलंबिया में पढ़ रहे थे। वो अवसर प्राप्त होना पहले जरूरी है, उसके बाद ही मेरिट का सवाल आता है। तो
इस बात को मुझे लगता है कि बहुत सारे लोग जानते हुए भी नजरअंदाज करते हैं, वो सुनना नहीं चाहते, क्योंकि सच्चाई ये है कि आरक्षण की वजह से जो कुछ बेअक्ल लोग होते हैं वो बेरोजगार रह जाते हैं। असली समस्या वहां है। वो चाहते हैं कि बेअकल और अकलमंद सब वहीं पहुंच जाए, और ये तो आकर के कुर्सी पर बैठेगा, हमारे बगल में बैठेगा। आप हम सारे लोग बहुत प्रोग्रेसिव हैं, लेकिन सच्चाई ये है कि जिस तरह की नफरत है आज भी मौजूद है, कि आप चाहे कुछ भी करते हो, किसी भी प्रोफेशन में हो, लेकिन जो लोग उस सोच को रखते हैं वो जिस ढंग से बात करते हैं, हो सकता है कि आप सामने ना करें, लेकिन पीठ पीछे जो बात करते हैं वो कितना उस पीठ में चुभती है। कई बार मन बहुत खिन्न होता है, लेकिन ये सोच करके शायद धीरे धीरे बदलाव आ रहा है, और आया भी है। जी मुझे अच्छा ये लगता है कि अब बहुत सारे उसी अगड़ी जमात से, उसी सवर्ण समाज से लोग इस बात को कहते हैं, जो संविधान सभा में 90% से ज्यादा लोग थे सवर्ण तबके के, और उन्होंने आरक्षण को माना ही नहीं, उसको एक तरह से ठोक बजा करके मजबूत किया। आज भी बहुत सारे लोग मौजूद हैं, लेकिन एक जो धारा है जो बर्दाश्त नहीं कर सकती, वही धारा आजकल सत्ता में है। जी जिन्होंने गांधी की हत्या पर जश्न मनाया था, और जो डॉक्टर अंबेडकर को कैसे कैसे लांछन लगाते थे, क्या क्या भाषा वो इस्तेमाल करते थे, ये वही लोग सत्ता में है, और वही आजकल बांट रहे हैं। सारा ज्ञान वहीं से निकल करके आ रहा है। एक वो व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी, एक नागपुर यूनिवर्सिटी भी है, वहां से ज्ञान आ रहा है। जी मैं